चलिए, तो एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पी ब्लॉक, उसके बाद हम आएंगे डी ब्लॉक में। यह काम करते हैं, हम पहले डी ब्लॉक देख लेते हैं, उसके बाद पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने इसको हॉरिजॉन्टली लर्न किया था, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अभी आपको बताता हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हमने नंबरिंग में देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये नंबरिंग में स्टार्ट हुए थे फ्रॉम 3 to 12। IUPAC नंबरिंग यानी मॉडर्न नंबरिंग में इसको ग्रुप नंबर 3 से 12 तक किया गया है। मतलब टोटल कितने ग्रुप है ये? यस, टोटल ग्रुप कितने? ये 10। 3 to 12 कितना होता है? 10 हो गया ना, 3 इंक्लूड, मतलब समझा आपको। तो ये 10 ग्रुप्स होते हैं। यहां पर कितने होते हैं? 10 ग्रुप्स। और रोमन नंबरिंग में जो उसको दिया गया था, तो मैं एक बार यहां पर उसको ग्रुप नंबर लिखूंगा। पहले हम पहली सीरीज यहां पर लिख लेते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, हमने पीरियोडिक टेबल के इंट्रो में देखा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो ये समझिए मैं यहां लिख रहा हूं 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, और ये 6th पीरियड, और ये 7th पीरियड। ओके, तो इसमें हम पहले यहां पर 4, 5th और 6th को देखेंगे। पीरियड नंबर 4, 5, 6। तो यहां पर 2 ब्लॉक में आ जाते हैं। एस ब्लॉक के जो कल हम देख चुके हैं, उसके आगे के हम देखते हैं। तो इसकी जो पहली सीरीज थी, इसका अपन ने शॉर्टकट भी देखा था। क्या देखा था हमने? स्टीवो, क्रमन, फेकोनिकुस। अब जिन्होंने याद नहीं किया है वो वीडियो जाकर देखेंगे। लर्निंग पीरियोडिक टेबल जो अपन ने देखा, लर्न इन 10 मिनट्स, जो है सॉन्ग अच्छे से लिख लेने का और रिवीजन करने का। बच्चे बोलते हैं सर 10 मिनट सर आपने डाला, लेकिन हमको तो बहुत टाइम लगा। हाँ, लिखने को तो टाइम लगेगा ना पहले। अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, होता है ऐसा। तो उसको लर्न करना जरूरी है। बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा ये बहुत सारी जगह पर। जो नहीं करेंगे मैं आपको टाइम पर बताऊंगा, देखो लर्न नहीं करने का क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है। चलिए, तो दूसरी जो सीरीज थी वो कौन सी थी अपनी? वाई, झर, नब, मो, टक, रू, टक, रू, रा, पड़, अगड़। बाकी पी ब्लॉक में बाद में जाएंगे अपन, अभी हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पर 6th पीरियड में जो इसको 3D सीरीज कहते हैं हम, इसको 4D सीरीज कहते हैं हम, इसको 5D सीरीज कहते हैं। मतलब n-1, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो D कहां से होता है? n-1। तो ये n-1 मतलब 6 - 1 5, n-1 5 - 1 4, 4 - 1 3। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है। कैसे मैं बताऊंगा अभी आपको यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां से 5D में जो सीरीज है वो है ला, हाफ, ताओ, री, ओ, सर, पटाओ, पटाओ, जी। ओके ओके, तो मैंने आपको एटॉमिक नंबर भी इसके बता दिए थे और कहा था कि इसको आप याद रखिए। तो वैसे आप लर्न कर सकते हैं। अपना जो 4th पीरियड था यहां पर, तो यहां से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहां से आने की जरूरत नहीं है। ये तो सिंपल होता है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये तो लर्न करने के लिए कहा भी था मैंने। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 1 to 30 सभी को लर्न होना चाहिए। ओके, कंपल्सरी। ओके, यहां से फिर हमने स्टार्ट किया था टैरियम। ये टैरियम, ओके, ये सीरीज है 4D सीरीज। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 39 से कंटिन्यू है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ओके, ये आपको जब हम पढ़ेंगे 12th का टॉपिक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, वहां पर आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए इसको जरा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर आते हैं 5D सीरीज यानी 6th पीरियड में। ओके, तो यहां पर ये क्या है? 57। और मैंने आपको बताया यहां पर 14 एलिमेंट्स छुपे हुए हैं जो कहां जाएंगे? नीचे एफ ब्लॉक में।
सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, जो कि कितने होते हैं 58 से लेकर 71 तक। ये बीच में आ गए 14 एलिमेंट। उसके बाद 71 से ये शुरू होता है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ओके, ग्रुप मॉडर्न नंबरिंग ग्रुप की देते हैं यहां से हम। थर्ड ग्रुप है डी ब्लॉक में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, ओके 11 और ये 12, टोटल 10 हो गए, टोटल 10। और जो हम नंबरिंग देते हैं रोमन नंबरिंग, तो 11 और 12 को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ए दिया ना, बी दिया है, हाँ अपना कंफ्यूजन पी ब्लॉक में था, बी, और इसको क्या दिया है सेकेंड बी, और फिर यहां से स्टार्ट किया है थर्ड ए, क्या बी ए, थर्ड सॉरी फोर्थ ए, देन फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, देन ये तीनों को क्या किया है, एट्थ ग्रुप लिया है, एट्थ ग्रुप, तीनों को कंबाइन करके, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जनरल इसका एक हम कहेंगे एक रिप्रेजेंटेशन हो गया है। और ये वाली जो सीरीज है 6D सीरीज, जो एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, यहाँ फिर 14 एलिमेंट्स है। इसके लिए अभी हमारे पास कोई शॉर्टकट था नहीं, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। वैसे मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा जब उसकी नीड रहेगी डी ब्लॉक में, ठीक है। अभी यहाँ पर उसकी नीड नहीं है, जब हम DNF ब्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इनके बारे में हम देखते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑल आर मेटल्स, ये बात तो तय है, ऑल आर मेटल्स, ये सब के सब मेटल्स होते हैं, ठीक है। और इनमें एस ब्लॉक के कंपैरिजन में मेटालिक नेचर ज्यादा होता है, समझा आपको, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं और हीट भी कंडक्ट करते हैं। एक्चुअली जो मेटल्स होते हैं उनमें होता है मेटालिक बॉन्ड। मेटल्स में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड से हट करे, जो हम केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग, आयोनिक बॉन्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट मेटालिक बॉन्ड इज डिफरेंट देन दीज केमिकल बॉन्ड्स। क्या होता है मेटालिक बॉन्ड? फॉर एग्जाम्पल ये आयरन पीस है, तो इसमें आयरन के आयंस होते हैं Fe3+, 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 और ये कई Fe3+ लाइन से बैठे हुए हैं, समझा आपको। ये Fe3+ जो घूम रहे बैठे हुए एक जगह पर, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये आयरन के एटम्स है, यानी आयंस है Fe+3 स्टेट में, ये इस तरह से अरेंज है, ठीक है। ये Fe3+, ये ऐसा। सो दीज आयंस आर स्टेशनरी and systematically closely packed, ठीक है, in different structural form। ये अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये पूरे इस तरह से अरेंज रहेंगे एटम्स, और उनके पास से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं। कौन से? दीज इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली दे आर इन मोशन। दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मूव होते हैं इसलिए मोबाइल, ठीक है। और ये स्टेशनरी कैटायंस, ये स्टेशनरी कैटायंस। सो लार्ज नंबर ऑफ कैटायंस एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस लार्ज नंबर ऑफ मींस बिग चार्ज, समझा आपको।
लाखों करोड़ों अरबों आयंस और लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत बड़ा चार्ज है और हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इनमें अट्रैक्शन होता है जिससे वो एक स्टेबल और वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल यानी उस मेटल को वो तैयार करते हैं। तो किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, तो आप बोलेंगे इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस, स्टेशनरी कैटायंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? स्टेशनरी कैटायन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है इसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। डेफिनेटली अब अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमने करंट पास किया मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन और आयन है उनका प्रोपोर्शन क्या है? फिक्स। अरे भाई Fe पे 3+ चार्ज है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिए ना। अब एक नया आ गया इधर से अंदर तो वो बाहर से उस दूसरे को निकाल देते। अरे समझे क्या? मैंने बताया था ना आपको एग्जांपल, एक एम्बेसडर कार में पीछे की सीट पर 5 लोग बैठे हुए, 5 लोग, वो भी हेल्दी, कार का दरवाजा बंद नहीं हो रहा, तो क्या करें उन्होंने? कॉर्नर वालों को उठाकर दरवाजा जोर से लगा लिए। बराबर है कि नहीं? कैपेसिटी ज्यादा हो गया ना। कार जो स्पीड ब्रेकर कूदी, दोनों डोर खुले, 2 लोग बाहर। रियल में हुआ ऐसा, कैपेसिटी ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर उधर का। समझेगा आपको? तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर। तो इधर से हमने करंट लगाया आयरन पीस को, इधर आप हाथ लगा के खड़े हुए, आपका हेयर स्टाइल चेंज। अरे समझा क्या? क्यों हुआ हेयर स्टाइल चेंज? इधर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ना और उन्होंने आपको टेस्ट दे दिया, मजा। समझा? अरे समझा क्या? इसलिए बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वहां पर क्या इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं कंटिन्यू। समझा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब आप जब इसको इस पोर्शन को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हीट मतलब एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू, नहीं आगे ट्रांसफर कर, हाँ हायर उसमें जाएगा, वापस आएगा, फिर एनर्जी रिलीज करेगा ना। तो वो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को क्या करते जाता है? हीट ट्रांसफर करते जाता है। धीरे 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 पोर्शन गर्म होते जाता है और फिर लास्ट टर्मिनल तक वो पहुंच जाता है। समझा आपको? तो इसलिए हम बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो बिकॉज ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। लकड़ी है, लकड़ी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मोबाइल सेल्यूलोज है वो, उसमें से इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं है मेटल की तरह। आप उसमें से करंट पास करेंगे नहीं होगा पास, उसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर, इसको बोलते हैं कंडक्टर। समझा आपको? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके ठीक है, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर लस्ट्रस इन नेचर, मतलब चमकदार होते हैं। पॉलिशिंग करेंगे चमकेगा। वाई इलेक्ट्रॉन चमकते? अरे बोलो ना अरे बोलो ना क्यों चमकते इलेक्ट्रॉन? शाइन मारते, हाँ। अरे भाई सिंपल सी बात है, मेटल की सरफेस पर एटम रहेंगे, मेटल की सरफेस पे क्या रहेंगे? एटम्स। तो वो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब उन पर रोशनी पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हायर स्टेट में जाते हैं, फिर लोअर स्टेट में आते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, वो अपने को दिखता है, शाइन होते, चमकते हैं। समझा आपको? तो वहां पर सरफेस पर फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो चमकते हैं। ठीक है, सो दे आर लस्ट्रस इन नेचर, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। ओके नेक्स्ट, they are malleable and ductile, malleable and ductile. So malleable means they can be mold by hammering, हम उसको पीट कर मोल्ड कर सकते हैं, है ना। आयरन पीस को कर सकते हैं ना हम, लकड़ी कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं, टूट जाएंगी ना, उसमें नहीं है वो malleable प्रॉपर्टी। So they are malleable, ductile, they can be converted into wires, लॉन्ग थिन वायर्स बना सकते हैं। डक्टिलिटी सब में नहीं होती है, ये मेटल्स में होती है, खास हर मेटल में भी नहीं होती है। ठीक है, कुछ मेटल में ये पुअर होती है। तो डक्टिलिटी ये मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की नहीं होती है। नॉन मेटल में कुछ है जो देते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे डक्टाइल नहीं होते हैं। समझा आपको? गेटिंग? सो दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो टर्म्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं इनको? transition elements. Why they are called transition elements? Because they are present between
एस एंड पी ब्लॉक, जो मिडिल वन होते हैं उनको ट्रांजिशन बोलते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी moderately or slowly gradually changes from S block to D block then P block. ट्रांजिशन पता है ना आपको, स्टेट 1 स्टेट 2, तो स्टेट 1 ग्रेजुअली स्टेट बी में कन्वर्ट हो रही है ना, तो जो बीच की स्टेज उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, इसके थ्रू जा रही है ना, तो ऑल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम डी ब्लॉक. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो एस ब्लॉक दे आर लार्ज इन साइज, समझे आपको, लेफ्ट टू राइट जाते तो एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज. तो सेम डी ब्लॉक में भी होने वाला है. यहां पर जो है स्कैंडियम से छोटा है टाइटेनियम, देन वैनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन एफी, देन कोबाल्ट, निकल स्लाइटली बराबर, कॉपर थोड़ा सा बड़ा और जिंक बराबर हो जाता है. यहां से थोड़ा एक्सेप्शनल होता है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक में, अभी नहीं कि ये एक्सेप्शन क्यों है, छोटा 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 होते जाना चाहिए था, थोड़ा सा बड़ा क्यों हो गया ये, तो ये हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक में, अभी नहीं, क्योंकि उसका पूरा एक बड़ा एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, तो ये सब ऐसे ही होगा, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ओके, और टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस. लेकिन यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन आएंगे. लेंथिनम के बाद वाले क्या करते हैं, सिमिलर साइज शो करते हैं, अप्रोक्सीमेट सेम, उसका भी रीजन हम बाद में पढ़ेंगे. ये एफ ब्लॉक आने की वजह से होता है वो, ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डिटेल में. ओके, लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस. तो डेफिनेटली अगर हम एस ब्लॉक से कंपेयर करेंगे तो इनका साइज क्या है, स्मॉल, और पी ब्लॉक से कंपेयर करेंगे तो बड़ा है. सो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, समझा आपको, ग्रेजुअल, इसके थ्रू चेंजेस आते हैं, तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इसको कैसे लिखा जाता है, पहले मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको समझेगा. ठीक है, हमने एस ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, आपको याद है, क्या आपको याद है, NS122 पूरे एस ब्लॉक का था. एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का अगर अपन निकालेंगे तो क्या था, NS1, और सेकेंड ग्रुप का क्या था, NS2, लेकिन पूरे इस ब्लॉक का देखें तो NS122 बरोबर. वैसे ही इन सब का अगर हम निकालने जाएंगे तो इनका भी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल बनते जाता है. हम रो के हिसाब से भी दे सकते हैं और कॉलम के हिसाब से भी इनको दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बेटर है, सुटेबल है कि हम इसको पहले रो के हिसाब से देंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखना चाहे इस रो का, तो अपने को पता है डी में यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, एक्सेप्शन होता है, बताया था ना मैंने. ये इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, मतलब हम बोलेंगे डी में 1 to 10 बराबर है कि नहीं है, तो ऐसा मामला यहां पर भी होने वाला ना, डी में 1 to 10, यहां पर भी क्या होगा, डी में 1 to 10. ये सब में डी में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है. जैसे एस में देखा ना, अरे देखा ना क्या था, पहले ग्रुप का NS1, दूसरे ग्रुप का क्या था, NS2, तो अब इसका यहां पर क्या रहेगा, D1. ND नहीं बोलेंगे हम इसको, हम ND नहीं बोलेंगे, मैंने अभी बताया आपको, जो N रहेगा उससे कम है, तो क्या लिखते हैं इसको, N-1 D1 to 10, समझा आपको, N-1 D1 to 10. ये n-1 क्यों लिखा, क्योंकि अपने को पता है फोर्थ पीरियड मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, तो 4, लेकिन 4 में आता है कौन, 3D वाले इलेक्ट्रॉन फील होते हैं उसमें, इसलिए एक कम करने का, और एक कम करने के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा n-1. तो n-1, 4 - 1 3, 5 - 1 4, 6 - 1 5, 7 - 1 6, इसलिए इन जनरल n-1. समझा, ओके. फिर एक और प्रॉब्लम, हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, तो आपके इजी समझने के लिए जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए एक बार फिर से बता देते हैं. स्कैंडियम का 21 है, 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया, 10. 3s2 3p6, कितना हो गया, 18 हो गया. उसके बाद कौन आता है, 4s2 3d1, तो 3d से पहले कौन आया, 4s, मतलब लास्ट वाला पहले आ गया. मजबूरी थी, एनर्जी कम है तो पहले वो भरेगा, जिसकी एनर्जी कम रहती है
उसको पहले भगाते देकर चल, समझ में आया क्या? हाँ, आखिरी वाला अपने पास होता है ना घर में सबसे छोटा, जब कोई चीज़ बांटते तो छोटा रहता, एनर्जी ज़्यादा रहती है उसमें। वो बोलता मेरे को सबसे आखिरी में देना, क्योंकि उसको मालूम आखिरी में ज़्यादा बचते, और बाय चांस कम बचे तो अब सबका लाओ वापस फिर से। समझ में आया क्या आपको? हाँ, तो छोटे लोग बहुत महान रहते हैं। तो यहाँ पर एस का नंबर बड़ा है, वो बाद में आता है, वो लास्ट है, लेकिन एनर्जी कम होने से उसको पहले फिल कर दिए, समझा आपको? बाद में 3D का नंबर लगा, लेकिन बोलने के लिए तो 3D क्या रहेगा? सेकेंड लास्ट। क्या रहेगा वो? सेकेंड लास्ट। तो सेकेंड लास्ट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, टर्म यूज किया जाता है पेन अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट लास्ट, पेन अल्टीमेट सेकेंड लास्ट, एंटी पेन अल्टीमेट थर्ड लास्ट। अल्टीमेट लास्ट, पेनल्टीमेट सेकेंड लास्ट, एंटी पेनल्टीमेट थर्ड लास्ट। तो ये सेकेंड लास्ट है ना, तो यहां पर बोला जाता है कि इन डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन enters into penultimate shell, penultimate shell, ये पेनल्टीमेट शेल में एंटर होगा, मतलब सेकेंड लास्ट में एंटर होगा, इसलिए यहां पर लिख दिया जाता है NH2 भर चुका है, NH2 भर चुका है, NH2 भर चुका है। NH2 क्यों लिख रहे हैं अपन? फिक्स नहीं है ना, ये N कौन है तो? अरे भाई यहां पर 3D के लिए N कौन रहने वाला है? 4s, मतलब यहां पर आएगा ना 4s, या कौन आएगा? NS। अभी नहीं लिखता हूं, इधर देखो, 3D से पहले कौन आएगा? 4s, 4D से पहले कौन आएगा? 5s, 5D से पहले कौन आएगा? 6s, 6D से पहले कौन आएगा? 7s, तो 7s, 6s, 5s, 4s, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? NS। तो NS N-1D, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया इन जनरल, समझा? ये इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया NH2 N-1D, क्योंकि जो भी N रहेगा उसमें से एक निकालकर अपने को D मिलेगा। गेटिंग? नो प्रॉब्लम। शॉर्टकट तो आपने लर्न कर लिया है, नो प्रॉब्लम। मेन जितने पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? और थोड़ा हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। ओके, तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देख लो, यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज को हम यहां पर देख लेते हैं। वैसे डिटेल में आगे हम आने वाले हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज एक साथ अपने को कंपेयर करना है, लेकिन शॉर्ट में यहां पर एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बोल के आओ बच्चों को, अगर आप लेफ्ट टू राइट यहां पर जाते हैं तो एटॉमिक साइज इन जनरल, ना एक्सेप्शंस नहीं बात कर रहे हम, एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज। ये देखो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। ओके, लेफ्ट टू राइट बात कर रहे हैं हम, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब टॉप टू बॉटम का मैं नहीं बताता हूं, आप समझ जाओ। टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं ना, नीचे जाएंगे तो। ओके, एटॉमिक साइज के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। आपको पता है ना, जो एस ब्लॉक है आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, साइज बड़ा है ना, लेकिन उधर वाले आसानी से नहीं करते हैं, वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नॉन मेटल्स जो होते हैं, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पर इसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से लॉस होगा, या इसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से लॉस होगा? ये आसानी से लॉस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर है, आसानी से जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। अरे बराबर है कि नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो एबिलिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कब होता है? जब एनर्जी इसमें ऐड होती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ती है ना, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इतना थोड़ा सा आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। सिर्फ एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस है, और वो कहाँ आने वाला है?
डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में। ओके, इसको पॉज करो। अब यहां पर देख लीजिए जी, आप यहां पर जो फोर्थ पीरियड है, यानी उसमें जो 3D सीरीज है, फोर्थ पीरियड में जो 3D सीरीज है, उसके बारे में हम यहां पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या थे अपने यहां पर, स्टीव क्रमान फेकोनिकुस। ये वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, लेकिन फिर से एक बार हम यहां पर इसको देख रहे हैं, तो जिसका छूट गया था वो लोग जरा ध्यान से देखना है। ओके, एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये है 30। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर बनता है 1s2 2s2 2p6, फर्स्ट शेल सेकेंड शेल हो गए 10। थर्ड शेल में क्या होता है, 3s2 3p6, कितना हो गया है 18 हो गया है। उसके बाद कौन आता है, 4s2 एंड 3d1। अब d में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। मैं कुछ डिस्कशन करने वाला हूं यहां पर, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो, बाद में वो प्रॉपर्टीज फिर आएंगी, लेकिन एक बार अभी आप देख लो यहां पर, ठीक है। चलो, इसको हम इतना कॉन्फ़िगरेशन बार बार लिखेंगे 18 का, तो अपने पास टाइम जाएगा, तो हम उसको शॉर्ट में क्या करते हैं, इतना 18 का कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या लेते हैं यहाँ पर, ऑर्गन। ऑर्गन ले लिया मतलब 18 हो गया। ओके, ये कितना था 21, अब ये कितना है 18, तो 22 में से 18 निकाला तो 4, उसमें से 2 जाएंगे एस में और 2 जाएंगे डी में। उसके बाद नेक्स्ट 18 हो गया, 4s2 3d3, फिर 18 4s2 3d4, लेकिन मैंने बताया यहां पर क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, ये बन जाता है 4s1 3d5। ये आपको याद रखना है क्रोमियम को, ठीक है, बहुत जगह आता है, डी ब्लॉक में तो इन डिटेल है वो, ठीक है। ओके, Mn, ये 18 हो गया, ऑर्गन लिखा तो 18 Mn 25 में से 18 गया, कितना बचा 7 में से 2 यहां पर, कितने बचे 5, मतलब 3d5। उसके बाद Fe फेरस आयरन, तो कितना है 26 माइनस 18 8, तो इसमें से 8 में से 2 इधर आएंगे 3d6। ओके, देन कोबाल्ट 27 माइनस 18 माइनस करो 9 में से 2 इधर कितने 7, देन 28 में से 18 माइनस करो 10, इसमें से 2 इधर आएंगे 8 इधर आएंगे। उसके बाद कॉपर, ये भी एक्सेप्शन, यहां पर आना चाहिए 4s2 3d9, लेकिन एक एक्साइट होकर इधर आ जाता है 4s1 3d10। उसके बाद कौन है, कॉपर, निकालो उसको, हो गया ना कॉपर, जिंक, हाँ 18 4s2 3d10। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर D के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। यहां पर D के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ओके, यहां पर D के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। यहां पर D के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक्सेप्शन है ना, 5। एक जम करके आ गया, जिससे वो क्या बन गई, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड क्या होती है, स्टेबल। तो 4 की जगह उसने एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेकर अपने आप को हाफ फील्ड बना लिया। हाफ फील्ड में क्या होते हैं, सब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सिमेट्री, और सिमेट्री मतलब स्टेबल। ये हमने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। फिर कौन आया, 3d5, ये तो पहले से 5 है, इसमें एक्साइटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, अब ये कौन है, 3d6, तो यहां पर 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पर कौन है, 7, 1 2 3 4 5 6। यहां पर 7 1 7 है, हाँ यहां पर कितने, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहां पर कितना है, होना चाहिए था 9।
लेकिन एक ही बच रहा था, इसलिए इसने अपने एक्साइट करके आगे भेज दिया, जिससे फुल फील्ड बन गई और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले ऐसा बनता था वो 9, लेकिन इधर का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, इसलिए वो 4s1 बन गया और 3d10। ऐसा क्यों किया उसने? ताकि पूरे सेम हो जाए, और सेम हो जाए तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। समझा? सिंपल। ओके, और ये तो 3d10 है ही, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, तो यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, यहां से आगे तक इंक्रीज हो रहे हैं, कहां तक? Mn तक, और Mn के बाद क्या हो रहा है फिर? सिंगल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो गया ना। हाँ, तो एक प्रॉपर्टी जो हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, यहां शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक। क्या होता है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक? इन एलिमेंट्स को या इनके आयंस को जब रखा जाता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, प्लस एंड माइनस, और यहां पर ये अपना सब्सटेंस प्लस और ये माइनस, और यहां सब्सटेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस तरह से they move towards magnetic field, they move towards magnetic field। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है किस तरफ शिफ्ट होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव होते हैं, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? पैरामैग्नेटिज्म। और जहां इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होते हैं, पेयर्स, जैसे ये पेयरिंग में आया है, ये सिंगल थे, जब पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो दूर भागते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं उसको? डायमैग्नेटिज्म। तो ये ऊपर से नीचे जब हम Mn तक आते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, तो बोला जाता है कि पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज हो रहा है। समझा आपको? और जैसे फिर नीचे जाते हैं तो पेयरिंग स्टार्ट हो गई, तो अब डायमैग्नेटिज्म इंक्रीज हो रहा है Mn के बाद से। समझा आपको? और जिसमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे Mn हो गया, आयरन हो गया, Fe हो गया, इनको फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है, मींस हैविंग हाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं उसको? फेरोमैग्नेटिक। एंड समटाइम दे शोज परमानेंट मैग्नेटिज्म। पता है आपको? अल्कोनी, और ये Fe भी एक्सेप्शनल है। अल्कोनी, अल्कोनी नहीं है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल, इनमें बहुत अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट्स जो रहते हैं ना, ये रहते हैं मैग्नेट जो आते हैं ना, मैग्नेट्स, अल्कोनी, तो याद रखने के लिए। ओके, तो ये थोड़ा सा हमने डी ब्लॉक के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में जाते हैं F ब्लॉक एंड P ब्लॉक, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज में डिस्कशन करेंगे। ये जैसे अपना बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पढ़ा आपने, जैसे बेसिक प्रिंसिपल पूरे फंडामेंटल्स होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक के, तो यहां पर पूरे फंडामेंटल्स किसके हैं? इनऑर्गेनिक के। बच्चों को डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक हार्ड, बोर, ड्राई क्यों जाता है? ये पीरियोडिक टेबल क्लियर नहीं होने की वजह से। तो छोटा सा चैप्टर है लेकिन इजी नहीं लेने का इसको। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सिलेबस अपना कितना स्लो चल रहा है, बाकी तो बहुत आगे भाग रहे हैं। भागना अहम नहीं है, बेस क्लियर करो, स्ट्रॉन्ग करो, मैदान अच्छा है, फिर आप तेज भाग सकते हैं, बाद में स्पीड ऑटोमेटिक हो जाएंगी, अपनी बढ़ जाएंगी। फंडामेंटल क्लियर रहना तो आप खुद से बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को इजी बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? इसलिए वीडियो भी बनाए जा रहे हैं ताकि कुछ छूट जाए तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं टी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। चलिए।